शौहर के मरने के बाद बिल्किस बच्चों का पेट पालने के लिए जागीरदार के डेरे पर काम करने लगी। जागीरदार का बेटा शादी के लिए कनाडा से आया तो इसने बिल्किस को देखा तो इसे बदकारी के लिए उकसाने लगा। जब वो ना मानी तो जबरदस्ती करने लगा तो बिल्किस इसके सर पर गुलदान मारकर भाग गई। तो जागीरदार के बेटे ने इंतकाम लेने के लिए मशहूर कर दिया कि वो मुझे मारकर मेरी बीवी का 1 किलो सोना लेकर भाग गई है। वो इसके बच्चों को उठाकर ले आए तो बिल्किस बच्चों का सुनकर भागी चली आई। तो इसके बच्चों की ये देखकर चीखें निकल गईं। जब बिल्किस को बच्चों के सामने वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई जब घर के अंदर दाखिल हुई तो हर सू नीम तारीकी फैली थी। थोड़े थोड़े वक्फे पर लगे हुए रंग बिरंगे बल्ब की रोशनी ने इस तारीकी को खासा कम कर दिया था। मगर हैरत तो इसे इस बात की थी कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर क्यों मालकिन ने इसे जल्दी से घर के अंदर आने का कहा था। उसी पल घड़ी का अलार्म सा बजा तो वो बुखलाकर उस जानिब देखने लगी। घड़ी पर 12 बज चुके थे। उफ़ो, आज तो खासी लेट हो गई। तनख्वाह लेने के चक्कर में ये भी भूल गई कि घर मासूम बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बिल्किस दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई थी, मगर करती भी तो क्या। आज इस पर काम का बोझ ही इतना था कि इसे खुद का भी ध्यान नहीं था। कोई भी सामने मौजूद ना था। तो बिल्किस ने मालकिन के कमरे की जानिब जाने का फैसला किया। यहाँ तो वो नौकरानी भी दिखाई नहीं दे रही थी जिसने इसे मालकिन का पैगाम पहुंचाया था कि इन्हें कंधों में शदीद दर्द हो रहा है, घर जाने से पहले इनका मसाज करके जाना। अभी बिल्किस ने सीढ़ी पर पहला कदम रखा ही था कि तभी किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर बाजू को दबोचते हुए अपनी गिरफ्त में ले लिया। और फिर देखते ही देखते इसने बिल्किस को एक तरफ ले जाना शुरू कर दिया। बिल्किस चिल्लाना चाहती थी मगर बेसुध। इसकी आंखें तो खौफ से खुली की खुली रह गई थीं। आखिर ये कौन था जो इसे यूं गिरफ्त में लेकर जा रहा था। वो इसे गैलरी से ले जाता हुआ एक स्टोर रूम में ले आया और जमीन पर पटक दिया। बिल्किस मुंह के बल जमीन पर हाँफती हुई गिरी थी। जब इसने नजरें उठाकर पीछे मुड़कर देखा तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो जमीन पर बैठे ही पीछे को जाने लगी जबकि वो शख्स इसके करीब आ रहा था। बिल्किस दीवार के साथ जा लगी थी। अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। बामुश्किल अपने हवासों पर काबू पाते हुए बिल्किस लरजती हुई आवाज में कहने लगी, मेरे पास आने की कोशिश मत करना वरना। वो इतना ही बोली थी कि एक कहका गूंजा, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम? 2 टके की मुलाजमा आखिर कर भी क्या सकती है। औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की भी नहीं और नखरे किसी महारानी जैसे दिखा रही हो। बिल्किस ने जब ये सुना तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरी औकात चाहे एक आने की भी ना हो, मगर आपकी औकात भी मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। कमजोर मजबूर बेसहारा औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाला आप जैसा मर्द भला क्या औकात रखता है। इतना सुनना था कि मुकाबिल खड़ा शख्स गुस्से से आग बगोला हो गया। अगले ही पल इसने कुछ ऐसा किया कि बिल्किस के होश उड़ गए। इसने गुस्से से बिल्किस का, अम्मा, अम्मा बहुत भूख लगी है। पेट में ऐसे लग रहा है कांटे चुभ रहे हैं। अब तो सांस लेते हुए भी तकलीफ सी हो रही है। कुछ खाने को ला दो ना। 9 साला हानिया पेट पर हाथ रखे माँ का दुपट्टा खींचकर बोली। तो बिल्किस ने पलटकर इसकी जानिब देखा। बच्ची भूख सह सहकर बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। इसका जिस्म तो सूख कर तिनका हो चुका था। कई रोज से कभी फाके होते या फिर खाना इतना कम मिलता कि बामुश्किल 1-2 नवाले ही सबके हिस्से में आते थे। भूख ना मिटती मगर नाम हो जाता कि हमने खाना खाया है। बिल्किस के पास तो बच्ची के सवाल का जवाब भी नहीं था। सुबह से 100 बार वो ये बात कह चुकी थी। तभी बिल्किस की दूसरी बेटी पर नजर पड़ी जो जमीन पर लेटी हुई अपने अब्बा की तस्वीर सीने से लगाए बैठी थी। वो गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए बैठी देख रही थी जबकि मुट्ठी में इसके वालिद की एक पासपोर्ट साइज फोटो थी जो कि अब बार बार हाथ में पकड़ने की वजह से कागज से मिटती जा रही थी। एक यही तो निशानी थी इनके पास अपने बाप की। सवाए इस तस्वीर के बस यादें थीं जिन्हें वो सीने से लगाए बैठी थी। महविश को यूं बैठे देखा तो बिल्किस इसके पास चली आई। माँ को देखकर भी वो अपनी जगह से ना हिली। तो बिल्किस ने इसकी मुट्ठी खोलकर इसमें से अपने शौहर की तस्वीर निकाली। ये इसके शौहर की जवानी की तस्वीर थी जब शादी को 4 माह हुए थे और हसूले रोजगार की खातिर इसने दूसरे मुल्क जाना था। इसने सारी तैयारी कर ली थी मगर ऐन मौके पर एजेंट फ्रॉड करके भाग निकला। बिल्किस शौहर की तस्वीर देखकर फीकी सी मुस्कुराई थी।
इसकी आंखों में आंसू भी आए। तभी महविश कहने लगी, अम्मा, अल्लाह ताला ने हमारे अब्बू को अपने पास क्यों बुला लिया है? ये सवाल ऐसा था कि बिल्किस बच्ची का चेहरा देखने लगी और फिर बोली कि बेटा, एक ना एक दिन सबने ही ये दुनिया छोड़कर जाना है। तुम्हारे अब्बू की जिंदगी इतनी ही लिखी थी और शायद हमारी जिंदगी में इम्तिहान, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे अब्बू को पास बुला लिया ताकि वो देख सकें बिल्किस और इसकी बच्चियों में कितना सब्र है और ये कितना मेरा शुक्र अदा करती हैं। इतना सुनना था कि हानिया बोली, हम तो इतने रोज से भूखे हैं, कुछ खाने को भी नहीं है। हम हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि हमें खाना मिल जाए, बस इतना कि हम भूखे ना सो सकें, मगर फिर भी अल्लाह पाक हमें कुछ नहीं दे रहे। बेटी की बात सुनकर बिल्किस एक गहरी सांस खारिज करके रह गई और कहने लगी, बच्चों, सब्र का दामन कभी मत छोड़ो। दर हकीकत खुदा हमें आजमा रहा है, हमारी आजमाइश खत्म हो गई तो खुशियां लौट आएंगी। बिल्किस अपनी बच्चियों को तसल्लियां दे रही थी मगर महविश पर नम आंखों से कहने लगी, अम्मा, खुशियां तो हमारी अब्बू के साथ थीं, वो तो हमसे दूर चले गए। अब हम इनको कभी नहीं देख सकते। अब हमें कोई खुशी नहीं चाहिए। आप अल्लाह पाक को कहें ना कि वो बेशक सारी जिंदगी हमें भूखा रखें मगर हमारे अब्बू को हमें वापस लौटा दें। महविश की बात सुनना थी कि बिल्किस की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सिसक सिसक कर रोने लगी और कितनी ही देर रोती रही। इसकी दोनों बच्चियां इसके सीने से लगकर बेआवाज रोती रहीं। शौहर जिंदा था तो हर ख्वाहिश पूरी करता, बच्चियों को मन चाही चीज दिलाकर देता था। ये बच्चियां जो आज भूखी बैठी हैं, एक वक्त था जब उसामा तब तक हलक से नवाला नीचे ना उतारता था जब तक इसकी बच्चियां पेट भरकर खाना ना खा लिया करतीं। गरीब थे मगर बच्चियों को शहजादियों की तरह पाल रखा था। फिर एक दिन मजदूरी करते हुए उसामा के पैर पर जख्म हो गया, जो वक्त के साथ साथ एहतियात ना करने की वजह से नासूर बन गया। वो नासूर धीरे धीरे फैल कर टांग तक जाने लगा, यहाँ तक कि पूरी टांग सूज कर दर्द करने लगी। डॉक्टरों का कहना था कि पैर काटना पड़ेगा तभी कुछ इलाज हो सकेगा, मगर उसामा ने ऐसा ना करने दिया, वरना मेहनत मजदूरी कौन करता। अलबत्ता वो एहतियात बरतने लगा। मगर एक रोज तेज तूफानी बारिश में वो जा रहा था कि इसका पैर फिसला और वो गंदे पानी में जा गिरा। इसके पैर का इन्फेक्शन इंतहाई दर्जे तक खतरनाक हो गया। जानलेवा जरासीमों ने आखिरकार उसामा को मौत के घाट उतार ही दिया। इसकी बच्चियां और बीवी रोते सिसकते हुए रह गए। बहरहाल बिल्किस जान तो चुकी थी कि इसे अपनी मदद आपके तहत ही अपना और अपने बच्चों का पेट पालना होगा। खानदान वाले तो इसकी और इसकी बच्चियों की जरूरियात पूरी करने वाले नहीं थे। आखिर आज के दौर में कौन किसी की इस कदर मदद करता है? जिंदा रहने के लिए पेट भरना तो जरूरी था। इसने कुछ खास तालीम भी हासिल नहीं कर रखी थी जो वो कोई नौकरी ही कर पाती। बच्चियों को स्कूल छुड़वा दिया था क्योंकि इतने पैसे ही मौजूद ना थे कि फीस जमा करवा सकती। कई बड़े घरों में जाकर इसने काम मांगा मगर सबके यहाँ तो पहले से ही मुलाजमाएं मौजूद थीं। किसी ने भी इसे ना रखा। आखिरकार वो इस गांव के सबसे अमीर घर चली गई जो कि एक जागीरदार का घर था। इनकी जमीनें कई गांव में फैली हुई थीं और हर ऐरे गहरे को अपने घर में रखते भी ना थे। इसने सोचा कि चलो वहां जाकर एक दफा किस्मत आजमा लेती हूँ। इनकी तो हवेली भी बहुत बड़ी है, हो सकता है मुझे किसी मुलाजमत के लिए रख लें। बिल्किस ने इतना सोचकर एक बड़ी सी चादर ओढ़ी और चेहरा छुपाकर जागीरदार की हवेली की जानिब जाने लगी। जाने से पहले बच्चियों को कहकर गई कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो शाम तक वापस आऊंगी। तुम लोग परेशान मत होना, बस मेरे लिए दुआ करना। बच्चियां माँ को जाता देखती रहीं और एक ठंडी सांस खारिज करके यही दुआ की कि अम्मा को कोई नौकरी मिल जाए। जागीरदार की हवेली में पहुंची तो वहां की शान और शौकत देखकर एक मर्तबा तो इसकी आंखें चुंधिया कर रह गईं। अल्लाह ताला ने इनको इतनी दौलत अता कर रखी थी, काश इसका एक हिस्सा भी वो इन्हें अता कर देता तो आज इसकी बच्चियां भूख से तड़प ना रही होती। मगर खुदा जिस हाल में भी रखे, बिल्किस ने एक रश्क भरी नजर इस हवेली पर डाली और चलती हुई अंदर आ गई। वहां पर कई मुलाजिम और नौकर काम कर रहे थे। इसने मालकिन से दरख्वास्त की तो इसने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी कि हमें मुलाजमा की जरूरत नहीं, हम सिर्फ खानदानी लोगों को ही नौकरी पर रखते हैं। मगर बल्किस की वो आखिरी उम्मीद थी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो रोते हुए मालकिन के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मालकिन, खुदारा मुझे नौकरी के लिए रख लें। मेरे शौहर की वफात हो चुकी है। कई रोज से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरी औलाद भूख से तड़प रही है
और ना सही तो मुझे 2 वक्त का खाना ही दे दीजिएगा, मैं अपनी बच्चियों को खिला दूंगी, मुझसे अपनी बच्चियों की ये हालत नहीं देखी जाती। मालकिन भी खुदा तरसी औरत थी। जब इसने बिल्किस को मुश्किल हालात में देखा तो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें काम के लिए रख लेती हूँ। जगीरदार का एक डेरा भी था, जहां पर सिर्फ साफ सफाई के लिए एक और मुलाजिम की जरूरत थी। मालकिन ने बिल्किस को डेरे पर भेज दिया, जहां पर इससे पहले भी 3 नौकरानियां और 2 नौकर मौजूद थे। ये वहां जाकर बहुत खुश हो गई। इसने सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा किया कि इसे नौकरी मिल गई है। सारा दिन इसने जो भी काम किया इसकी अजरत इसे दे दी गई, तो वो खुशी से फूले ना समाई। भले ही वो कम थे मगर इतने थे कि वो अपने बच्चों का आज की रात पेट पाल सकती थी। वो पैसे लेकर फौरन बाजार गई और खाने के लिए थोड़ा आटा और सब्जी लेकर घर आई। जब घर में दाखिल हुई तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इसकी बच्चियां इसे कहीं नजर न आईं। वो भागती भी घर के अंदर दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा यूं ही खुला था। इसने जब नजर दौड़ाई तो इसकी चीख निकल गई। इसकी बच्चियां जमीन पर यूं ही पड़ी थीं। बिल्किस के दिल में तो खतरे की घंटियां बजने लगी, कहीं इसकी बच्चियां इस दुनिया से तो। इतना सोचना था कि वो भागकर बच्चियों के पास आई और इन्हें उठाने लगी, मगर वो तो भूख से बेहोश हो चुकी थीं। इनकी हालत गैर हो रही थी। बिल्किस ने इन बच्चियों को उठाया और जल्दी से खाना बनाकर इनके सामने रखा। बच्चियों ने इतने दिनों बाद जब खाने को अपने सामने देखा तो जल्दी जल्दी खाने लगी, जैसे मुद्दतों से भूखा इंसान रोटी खाता है। बिल्किस ने जब अपनी बच्चियों को खाना खाते देखा तो रोने लगी। इसने तो आज दिन को भी हवेली में खाना नहीं खाया था, बल्कि वो सारा खाना एक तरफ रख दिया था। वो जानती थी कि घर में इसकी बच्चियां भूखी हैं। जब तक इसकी बच्चियां खाना नहीं खाएगी वो भी नहीं खाएगी। जगीरदार का एक ही बेटा था जो दूसरे मुल्क में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। फिर वहीं पर इसने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। अभी बिल्किस को इस हवेली में काम करते हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मालिक ने तमाम नौकरों को हुक्म जारी कर दिया कि फौरन हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, क्योंकि इनका लाडला सपूत वापस पाकिस्तान आ रहा है। मालकिन ने इसके लिए लड़की भी देख रखी थी और वो इसकी शादी भी करना चाहती थी। जिस दिन वो पाकिस्तान आया उसी रोज जगीरदार के बेटे की मंगनी भी थी। मालकिन ने यह भी ऐलान किया था कि तमाम नौकरों को अपने बेटे की मंगनी की खुशी में इजाफी रकम भी दूंगी। बिल्किस के लिए तो ये बात खुशी का बायस थी। वो सारे काम इंतहाई अच्छे से करते हुए मालकिन के दिल में जगह बना रही थी। कुछ रोज गुजरे तो मालकिन का बेटा दूसरे मुल्क से वापस आया। वो तो बिल्कुल शहरी लड़कों जैसा लगता था। इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कोई पाकिस्तानी है। बिल्कुल अंग्रेजों जैसा इसका हुलिया था। वो जब घर के अंदर आया तो मालकिन ने बिल्किस को इशारा किया कि वो इसके लिए ठंडा मशरूब लेकर आए। बिल्किस फौरन मशरूब लाकर जब मालकिन के बेटे को थमाने लगी तो मालकिन का बेटा इसका चेहरा देखते ही गोया दंग रह गया। वो अपनी माँ से कोई बात कर रहा था, मगर बिल्किस को देखते ही इसकी बोलती बंद हो गई। वो इसे यूं देख रहा था जैसे इससे पहले कभी इसने कोई लड़की देखी ही नहीं। बिल्किस थी भी तो बेहद खूबसूरत, गोरी रंगत और बड़ी बड़ी आंखें। इसके पुरकशिश नैन नक्श तो गोया सादगी में भी कमाल के थे। बस ये गुर्बत थी जिसने इसका हुलिया बिगाड़ दिया था, वरना वो सादगी में भी बेतहाशा हसीन लगा करती थी। और शायद मालकिन का बेटा इतनी खूबसूरत नौकरानी को देखकर दंग रह चुका था और हड़बड़ाकर ग्लास पकड़ा और माँ से बिल्किस के बारे में पूछने लगा। बिल्किस वहां से जा चुकी थी, जबकि मालकिन का बेटा आमिर माँ से इसके बारे में पूछने लगा। तो माँ बताने लगी कि बेचारी बेवा है, बेसहारा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर काम करने के लिए रख लिया है। आमिर की तो इसे देखकर नीयत ही बदल चुकी थी। इसकी मंगनी इसी के जैसे एक जगीरदार खानदान में हो गई। इसकी होने वाली बीवी बेतहाशा खूबसूरत थी, मगर बिल्किस के आगे इसका कोई मोल ना था। आमिर जैसे लोग मोहब्बत और इज्जत का कोई मायने नहीं जानते थे। इनके लिए मर्द और औरत का सिर्फ एक ही रिश्ता था, और वो रूह का नहीं बल्कि जिस्म का हुआ करता था। इसने जब से बिल्किस को देखा बस उसी का दीवाना होकर रह गया था। आमिर की मंगनी गुजरी तो मालकिन ने इन सबको 2-2 हज़ार रुपए इनाम भी दिया। बिल्किस के हालात अब काफी बेहतर हो चुके थे। इसने वो 2 हज़ार लिए और अपने बच्चों के लिए लंडा बाजार से कुछ चीजें खरीद लाई। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा ना था जब इसने अपने शोहर को याद ना किया हो। ये तो वो अपनी बच्चों की खातिर कर रही थी, वरना कब की मर जाती। अगले रोज जब वो काम करने के लिए घर में आई तो हवेली में कोई भी सामने मौजूद ना था। सभी शादी की शॉपिंग करने के लिए गए थे। तभी एक नौकरानी बिल्किस के पास आई और आकर कहने लगी कि मालकिन कहकर गई थी कि तुम छोटे मालिक के कमरे की सफाई कर देना।
बिल्किस ने हाँ में सर हिलाया और फौरन छोटे मालिक के कमरे की जानिब जाने लगी। वो कमरा इंतहाई बिखरा पड़ा था। दरवाजा खोलते ही सिगरेट के धुएं की बदबू इसे खांसने पर मजबूर कर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कमरे में कई शराब और नशा आवर चीजें भी मौजूद थीं। ये सब तो बिल्कुल भी एक मुसलमान को जेब नहीं देता था। बल्कि इसने सर झटका और कानों को हाथ लगाती मुंह के आगे दुपट्टा रखे एक हाथ से वो बदबूदार चीजें उठाकर एक जानिब रखने लगी। तभी से अपने कंधे पर एक लिम्फ सा महसूस हुआ। इसके पूरे वजूद में करंट दौड़ा था। इसने जब पलट कर वापस देखा तो इसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही छोटे मालिक खड़े थे। वो अभी अभी बाथरूम से नहाकर बाहर आए थे। वो बिल्किस को यूं घूर रहे थे कि इसे इनकी नजरें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हुईं। आमिर फौरन हंसकर बोला कि इतनी डर क्यों रही हो, जैसे मुझे नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। बिल्किस फौरन हड़बड़ाकर कहने लगी कि नहीं छोटे साहब, अचानक से आप सामने आ गए तो डर गई। इतना सुनते ही आमिर फौरन बेड पर बैठ गया और बिल्किस को निहारते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम जैसी हसीन औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मालिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्किस के कानों से धुआं निकलने लगा। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। इसे समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। यहाँ पर कमरे की सफाई करे या कमरे से बाहर भाग जाए, वो शशोपंच में मुब्तला हो चुकी थी। वो हड़बड़ा कर कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अदना सी नौकरानी हूँ। तभी आमिर बोला, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें सोने में तोल सकता हूँ। तुम्हें इतनी रकम दूंगा, तुम्हारी सोच है, मगर बदले में तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करना होगी। बिल्किस के वजूद में तो करंट सा दौड़ा था। इसने एक झटके से सर उठाकर आमिर की जानिब देखा, जिसकी आंखों में नजर आती बेबाकी देखकर बिल्किस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो फौरन भागकर कमरे से बाहर निकल आई, मगर इससे पहले ही आमिर ने इसको पकड़ लिया और अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी बात का जवाब तो देकर जाओ। तुम्हारे बच्चों की किस्मत संवर जाएगी और लगे हाथ। इतना ही सुना था कि बिल्किस ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ आमिर के चेहरे पर दे मारा और कहने लगी, खबरदार जो तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की, मैं पूरे गांव में वबीला मचा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हारी मंगेतर है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है और मुझ जैसी बेसहारा को देखकर तुम ये सब कर रहे हो। आमिर जैसा अनापरस्त इंसान थप्पड़ खाकर मजीद मुश्तल हो गया, मगर चूंकि वहां पर एक नौकरानी आ रही थी, इसलिए फौरन कमरे में चला गया और बिल्किस वहां से भाग गई। उस रोज वो हवेली में नहीं रही थी, बल्कि फौरन घर आ गई। घर आकर वो एक कमरे में बंद होकर कितनी देर रोती रही। कितने जालिम और बेहिस थे ये दुनिया के लोग। अगर औरत अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर हलाल रिस्क कमाने के लिए निकलती थी, तो भी ये जानवर सिफ्त मर्द इनसे अपना मतलब निकलवाने में लगे थे। अगले रोज मजबूरन बिल्किस दोबारा हवेली गई, क्योंकि शादी में 2-3 दिन ही बाकी थे। दोबारा जागीरदार ने इसके साथ कोई बदतमीजी ना की। वो सब अपनी शादी की खुशियों में मसरूफ थे। धूमधाम से शादी हुई और सभी अपनी अपनी जिंदगियों में खुशो खुरम रहने लगे। जागीरदार का ध्यान भी बिल्किस से हट चुका था। वो खुश था, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमने फिरने भी गया। कुछ रोज बाद इसकी बीवी मैके गई, तो वो एक बार फिर बिल्किस को अपने झांसे में फंसाने लगा, मगर बिल्किस ने इसे कोई मौका ना दिया। एक रोज जब वो घर जाने लगी तो एक नौकरानी ने इसे पैगाम दिया कि मालकिन तुम्हें बुला रही है। वो जब घर के अंदर दाखिल हुई तो तभी इसे किसी ने दबोच कर स्टोर रूम में धकेल दिया। वो मुंह के बल गिरी थी। जब देखा तो पीछे जागीरदार का बेटा ही खड़ा था, जो उसे हकारत भरी नजरों से देखकर कहने लगा कि 2 टके की औरत होकर मेरे सामने नखरे दिखा रही हो। इसके बाद बिल्किस डरने की बजाय जागीरदार को बातें सुनाने लगी। जागीरदार जब इसके करीब जाने लगा तो बिल्किस ने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, मगर अगले ही पल जागीरदार ने बिल्किस के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। इतना देखना था कि बिल्किस ने फौरन खुद को आमिर से छुड़ाते हुए वहां पर पड़ी एक लोहे की भारी चीज उठाई और इसके सर पर दे मारी। आमिर चकराकर जमीन पर गिर गया और वो कराहने लगा, मगर बिल्किस फौरन घर से भाग गई। वो काफी डरी सहमी हुई थी, न जाने आगे क्या होने वाला था। वो रोती हुई घर पहुंची। इसे यकीन था कि शायद आमिर मर चुका होगा। अगली सुबह खबर फैल गई कि बिल्किस जागीरदार के घर से इसकी नई नवेली दुल्हन का 1 किलो सोना लेकर भाग गई है। इतना सुनना था कि उन्होंने फौरन बिल्किस और इसकी बच्चियों को पकड़कर घर ले आए और फिर मालकिन ने बिल्किस को मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैंने तुम पर एतबार किया था, मगर तुमने तो मेरी आंखों में धूल झोंका।
बिल्किस मिन्नतें करती रही और कहती रही कि ये सब कुछ जागीरदार का झूठा इल्जाम है। वो मुझे बदकारी पर उकसा रहा था। जब मैं ना मानी तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मगर आमिर, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी, कहने लगा, ये झूठ है। इसने मुझ पर हमला करके आप सबकी गैर मौजूदगी में चोरी की। बहरहाल जीत तो जागीरदार की हुई थी। इसने फौरन हुक्म दिया कि बिल्किस को इसकी बच्चियों के सामने इतना मारा पीटा जाए कि वो लहूलुहान हो जाए और दोबारा कोई हमारी हवेली में चोरी करने का सोच भी ना सके। चुनाचे हवेली में काम करने वाली हट्टी कट्टी मुलाजमों ने डंडों और जूतों से बिल्किस को पीटना शुरू कर दिया। इसे इतना मारा गया कि इसका वजूद जगह जगह से नीलो नील हो गया। फिर बिल्किस को वापस घर में भिजवा दिया गया। इसकी बच्चियां तो रोती तड़पती अपनी माँ को देखकर चीख रही थीं। कई रोज यूं ही गुजर गए कि एक रोज मालकिन को अपने घर के पिछले हिस्से में लगे हुए कैमरे की याद आई। इसने कुछ सोचा और फिर इस कैमरे में उस दिन की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि इसका बेटा ही बिल्किस को उकसाने पे लगा हुआ था। इतना देखना था कि इसने अपने बेटे को सबके सामने बुलाकर मारा और जलील करते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से उस मासूम गरीब औरत को हमने इतना जलील किया। अब बेहतर यही है कि तुम सबके सामने जाकर इससे माफी मांगोगे। आमिर पहले तो हत्थे से ही उखड़ गया, मगर फिर जब जागीरदार और उसकी बीवी ने इसे जायदाद से आग करने का हुक्म दिया, तो वो ना चाहते हुए भी पूरे गांव वालों के सामने बिल्किस से माफी मांगने के लिए चला आया। बिल्किस ने इसे माफ नहीं किया, बल्कि ये कहा था कि मुझे इसके शर से बचा लें। अगर कल को मेरे साथ या मेरी बच्चियों के साथ कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार ये आमिर जागीरदार होगा। आमिर की बीवी ने भी आमिर से तलाक ले ली और इसकी बदनामी अलग हुई थी। मालकिन ने इसे वापस दुबई भिजवा दिया। वो इसे अपने सामने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी और एक बार फिर बिल्किस को अपने घर नौकरी पर रख लिया।